जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम सब जेपी के नाम से जानते हैं, वो एक ऐसे विचारक थे जो कभी आप कह सकते हैं संतुष्ट हुए ही नहीं। उनका पूरा जीवन बस भारत के लिए एक बेहतर, एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की तलाश में ही बीत गया। तो चलिए आज उनकी इसी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं, देखते हैं कि कैसे वो मार्क्सवाद से गांधीवाद तक पहुंचे और आखिर उन्होंने भारत के लिए कैसा सपना देखा था। ये शब्द जेपी के व्यक्तित्व को मुझे लगता है बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। वो हमेशा सत्ता को चुनौती देते थे, हमेशा नए विचारों की तलाश में रहते थे। असल में देखा जाए तो जेपी की कहानी ही 20वीं सदी के भारत की कहानी है। एक ऐसा दौर था वो जहां हर बड़ी विचारधारा, चाहे वो समाजवाद हो, लोकतंत्र हो या गांधीवाद, सबके साथ देश का एक तरह का बौद्धिक प्रयोग चल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये शाश्वत असंतुष्ट, ये इटर्नल डिसेंटर आखिर खोज क्या रहे थे? मतलब उनकी इस बेचैनी के पीछे वो कौन सा आदर्श था जिसे वो पाना चाहते थे? आइए उनकी इसी खोज की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक युवा क्रांतिकारी से। अपने शुरुआती दिनों में जेपी को इस बात पर पूरा यकीन था कि भारत की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका हल मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में ही छिपा है। वो एक तरह से आजाद भारत के लिए एक बिल्कुल नया नक्शा तैयार कर रहे। अच्छा, जरा इन पॉइंट्स पर एक नज़र डालिए। ये 1936 का उनका प्लान है और ये दिखाता है कि जेपी के शुरुआती विचार कितने कितने रैडिकल थे। सोचे जरा, वो सारी की सारी शक्ति किसानों और मजदूरों को देने की बात कर रहे थे। बड़े बड़े उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण, विदेशी व्यापार पर भी सरकार का एकाधिकार, और सबसे बड़ी बात, जमींदारी प्रथा को बिना कोई मुआवजा दिए खत्म कर देना। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ी, एक बहुत क्रांतिकारी सोच थी, जिसका पूरा फोकस था राज्य के नियंत्रण और आम आदमी के कल्याण पर। और दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए, भले ही उनके विचारों पर कभी मार्क्सवादी का लेबल लगा तो कभी लोकतांत्रिक समाजवादी का, लेकिन उनकी सोच का जो मूल आधार था वो एक ही रहा। वो हमेशा दो चीजों पर जोर देते थे। एक, शक्ति आम लोगों के हाथ में हो, और दूसरा, जमीन का सही बंटवारा हो। लेकिन फिर जेपी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जिन विचारधाराओं पर उन्हें इतना अटूट भरोसा था, अब वो उन्हीं पर सवाल उठाने लगते हैं। उनके मन में गहरा वैचारिक संकट पैदा हो रहा था। और ये सवाल, बस इसी एक सवाल ने, आप समझिए, सब कुछ बदल कर रख दिया। सवाल था कि आप बुरे साधनों से कभी अच्छे लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं? ये जो नैतिक दुविधा थी, इसी ने उन्हें कट्टर मार्क्सवाद से दूर कर दिया, क्योंकि मार्क्सवाद में क्रांति के लिए हिंसा को भी जायज माना जाता था, और ये चीज जेपी के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। तो यहाँ पर जेपी की जो दुविधा थी वो साफ नजर आती है। देखिए, एक तरफ था सोवियत संघ वाला साम्यवाद, जहाँ क्रांति के नाम पर एक नए ब्यूरोक्रेटिक क्लास यानी अफसरों की तानाशाही आ गई थी, और दूसरी तरफ था पश्चिमी लोकतंत्र, जो उन्हें एकदम खोखला लगता था। मतलब ऐसा सिस्टम जहां आम आदमी का काम बस चुनाव के बीच में एक बार वोट देना रह गया हो और असली ताकत कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट गई हो। उनके लिए ये दोनों ही रास्ते अधूरे थे, नाकाफी थे। और इसी वैचारिक उलझन के बीच आखिरकार जेपी को वो जवाब मिला जिसकी उन्हें शिद्दत से तलाश थी। एक ऐसा रास्ता जो गांधी के विचारों से प्रेरित था, और वो रास्ता था सर्वोदय। तो सवाल ये है कि आखिर ये सर्वोदय है क्या? ये एक ऐसे समाज का सपना है जिसकी शुरुआत होती है गांव से। एक ऐसा समाज जहां हर फैसले में हर एक व्यक्ति की भागीदारी हो। इसी को उन्होंने नाम दिया था नीचे से स्वराज। मतलब असली शक्ति दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के पास नहीं, बल्कि हर गांव, हर समुदाय के अपने हाथ में हो। यही वो आदर्श था जहां तक जेपी पहुंचना चाहते थे। अब इस सर्वोदय मॉडल के 4 बहुत मजबूत स्तंभ थे। राजनीति में विकेंद्रीकृत पंचायती राज, अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे उद्योग और सामुदायिक खेती, और सामाजिक स्तर पर आपसी सहयोग और समानता। पर इन सब में जो सबसे जरूरी बात थी वो ये थी कि देश सरकार की ताकत यानी राजशक्ति से नहीं, बल्कि जनता की अपनी ताकत यानी लोक शक्ति से चलना चाहिए। और जेपी सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहे थे, वो इसे हकीकत में बदलने का एक पूरा खाका भी दे रहे थे। उन्होंने बिना राजनीतिक पार्टियों के चुनाव का एक मॉडल भी दिया। देखिए कितना सरल और सीधा है ये। पहला स्टेप, गांव के लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। दूसरा स्टेप, ये प्रतिनिधि मिलकर चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करेंगे।
और फिर आखिर में गांव के लोग सीधे सीधे उन्हीं उम्मीदवारों को वोट देंगे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी सीधे लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण। लेकिन जेपी सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी, एक एक्टिविस्ट भी थे। तो अब ये देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इन विचारों को सिर्फ कागजों तक ही नहीं रखा, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने की भी कोशिश की। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि जेपी का पूरा जीवन सड़क पर संघर्ष करते हुए ही बीता, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर 70 के दशक का बिहार आंदोलन। जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ी, जेपी हमेशा लोगों के बीच मौजूद रहे। उनका जो भरोसा था वो हमेशा जनता की ताकत पर ही था। और इसी बिहार आंदोलन से निकला उनका सबसे शक्तिशाली नारा, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन। और इसका मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये समाज के हर एक हिस्से में, मतलब चुनाव से लेकर शिक्षा तक, हर चीज में एक साथ बुनियादी बदलाव लाने की पुकार थी। ये उनके सर्वोदय के सपने को हकीकत में बदलने का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा और आखिरी प्रयास था। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जेपी अपने पीछे आखिर कैसी विरासत छोड़ गए? उनकी जो ये क्रांति थी वो अधूरी क्यों रह गई? और सबसे जरूरी बात, क्या आज के दौर में भी उनके विचार कोई मायने रखते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक आयरनी है। देखिए, जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी नॉन पार्टिजन यानी दल विहीन लोकतंत्र की वकालत करता रहा, उसी के आंदोलन से जनता पार्टी का जन्म हुआ। एक ऐसी पार्टी जो सरकार का विरोध करने के लिए तो बनी, लेकिन जेपी के जाने के बाद वो भी बिखर गई। यही उनकी विरासत की जटिलता को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। शायद लेखक निर्मल वर्मा के ये शब्द जेपी का सबसे सही वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा था, जेपी अपने अंतिम दिनों में एक कवि क्रांतिकारी की तरह थे, जिसने अंततः उस बेचैन सपने के लिए एक रूप, एक सार और एक जीवंत आवाज पाली थी, जो उनके भीतर कभी हलचल मचाना बंद नहीं हुआ था। उनका सपना, हाँ, शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी अधूरी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें एक बेहतर और सच्चे लोकतंत्र की तलाश को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है।